डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझने की कोशिश करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। और डीएनए रेप्लिकेशन में आज हम समझेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में होता है। और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल किसने दिया था? मिशेल्सन एंड स्टॉल ने। और इन्होंने प्रूव किया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन जो है इस फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है। और यहीं पे आपका, अगर हम जीनोम की बात करें या डीएनए की बात करें, तो एक कॉपी अगर डीएनए की है या जीनोम की है, इसका एग्जैक्ट कॉपी बन जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो जो मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर है एग्जैक्ट एक और कॉपी उसका बन जाएगा और वो कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब ये सेल डिवाइड होकर दो में बना देगी, तो ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस। डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए की दो कॉपी बनी, दो कॉपी से दो न्यूक्लियस बने। अब दो न्यूक्लियस बने दो सेल में डिवाइड हो गए। और डीएनए का रेप्लिकेशन जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है, वाटसन एंड क्रिक ने बोला था, बट काफी डिबेट हुआ उस पे। फिर और तीन थ्योरी दी गई कि एक सेमी कंजर्वेटिव, एक कंजर्वेटिव, दूसरा डिस्पर्सिव मॉडल। तो 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने बात बोली थी कि सेमी कंजर्वेटिव होता है, बट सेल्सन एंड स्टार उन्होंने 1958 में ये प्रूव किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है। लेकिन 1953 में बोला गया कि सेमी कंजर्वेटिव होता है, बट एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं था। तो 1958 में मिशेल्सन एंड स्टॉल ने उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया कि डीएनए का जो है रेप्लिकेशन वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है, न कि कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मॉडल। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में होता क्या है, जो पेरेंट डीएनए होता है आपका, इसमें आप दो स्ट्रैंड देख सकते हैं। नाम से समझिए, सेमी मींस हाफ कंजर्वेटिव। सेमी मींस हाफ कंजर्वेटिव, कंजर्व कर लेना है। तो एक स्ट्रैंड अलग होगा और उसका कंप्लीमेंट्री बनेगा। तो अगर यहां से एक स्ट्रैंड आप ये ले लेते हैं और ये एक स्ट्रैंड इधर आ जाए, तो जस्ट इसी का एग्जैक्ट कॉपी बनेगा, इसका भी जस्ट एग्जैक्ट कॉपी बनेगा। तो ये क्या हो गया, एक डीएनए दो हिस्से में डिवाइड हुआ और जो डिवाइड हुए उसी का एग्जैक्ट कॉपी बन गया, तो उसे हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। क्योंकि हाफ पार्ट यहाँ पे आया, ये वाला स्ट्रैंड, और हाफ वाला ये पार्ट इधर आया और इसी की एग्जैक्ट कॉपी बन गई और पूरा ये डीएनए फिर से बन गया। सो दिस इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। डिस्पर्सिव में क्या बोला गया कि डीएनए जो आपका ये है, ये यहां पे आएगा और इसी का एग्जैक्ट कॉपी जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। मतलब हाफ हाफ की बात नहीं हुई यहाँ पे, टोटल जैसे इसका एक कॉपी बनेगा वो अलग बनेगा। तो ये अलग होगा और जो नया बनेगा वो अलग होगा। ये हो गया कंजर्वेटिव मॉडल, मींस लाइक ये कंजर्व हो गया और इसका एग्जैक्ट कॉपी बन गया। अब थर्ड में बोला गया डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव में ये बोला गया कि जो आपका ये पेरेंट डीएनए है, इसमें जो है जो नया बनेगा बीच में डिस्पर्स होके जुड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेस्ड ऑन द कलर कि यहाँ पे ये कलर है और ये रेड कलर है, तो कुछ ये पुराना डीएनए, कुछ नया, फिर कुछ पुराना, फिर कुछ नया। तो ऐसे ये बोला गया कि डिस्पर्सिव मॉडल है। तो चूंकि ये दोनों मॉडल रिजेक्ट हो गए आफ्टर द एक्सपेरिमेंट बाय मिशेल्सन एंड स्टॉल इन 1958, और माना गया कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इज द एक्चुअल मॉडल फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम देख लेते हैं कि मिशेल्सन एंड स्टॉल ने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट थी और कैसे इन्होंने किया। तो मिशेल्सन एंड स्टॉल ने जो 1958 में एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने लिया क्या, ई कोलाई सेल लिया। अब ई कोलाई क्यों लिया, क्योंकि ई कोलाई का डबलिंग टाइम है वो है 20 मिनट। मतलब एक सेल से दो सेल बनने में आपको सिर्फ लगना कितना है, 20 मिनट। तो जनरेशन स्टडी करने में आसानी होगी, तो डीएनए की भी स्टडी करने में आसानी होगी। तो दूसरा लिया इन्होंने सीजियम क्लोराइड कल्चर मीडिया लिया, और इसमें दो जो है लिए इन्होंने नाइट्रोजन के आइसोटोप N15 एंड N14। N15 हैवी आइसोटोप है, N14 थोड़ा लाइट आइसोटोप है कंपेयर टू N15। तो N15 आपका हैवी हो गया, N14 आपका लाइट आइसोटोप हो गया। और यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया सीजियम क्लोराइड फॉर द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में सीजियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया गया इसलिए कि जब आप सीजियम क्लोराइड लेते हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी या मिक्सचर का मटेरियल डाल दें और सेंट्रीफ्यूज करें, तो होगा क्या, यहाँ पे सीजियम क्लोराइड जो है डेंसिटी के हिसाब से
सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल करेगा। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे आएगा, जिसकी डेंसिटी उससे कम होगी वो ऊपर जाएगा, और इससे जिसकी कम हो गया यहाँ आएगा। तो बेस्ड ऑन द डेंसिटी सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी डन। तो यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि N15 और N14 का इस्तेमाल क्यों किया गया। एक्चुअली उसके पीछे एक वजह थी कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं, तो डीएनए का जो नाइट्रोजनस बेस है, तो नाइट्रोजन इज द कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजन बेस जो है जो बनेगा उसमें इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल होगा। तो N15 एंड N14 का इस्तेमाल होगा जब हम डिफरेंट मीडिया में डालेंगे उस ई कोलाई सेल को, तो जब रिप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे N14 एंड N15 जो है इस्तेमाल होगा एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर मेकिंग द डीएनए। अब थोड़ा मिस्टर स्टॉल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उस पर फोकस कर लेते हैं और देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने किया क्या, ई कोलाई सेल लिया और एक मीडिया बनाया जिसमें मीडिया में N15 का इस्तेमाल हुआ। N15 अमोनियम क्लोराइड जो इस्तेमाल किया मीडिया में वो N15 था। तो N15 जब यहाँ पे इस्तेमाल होगा और जब बैक्टीरिया इसमें डाला गया तो बैक्टीरिया डिवाइड होगा। तो यहाँ पे बैक्टीरिया को कई जनरेशन के लिए डिवाइड किया गया, नॉट ओनली फॉर द वन जनरेशन। आप देखेंगे वन जनरेशन का भी यहाँ पे क्या रोल है। तो यहाँ पे 100, 200 जनरेशन तक इनका डिवीजन हुआ। तो अब जब बैक्टीरिया सेल N15 कंटेनिंग मीडिया में ग्रो करेगा तो जो डीएनए बनेगा आपका, जो डीएनए ऐसे बनेगा, तो जो डीएनए आपका बना ऐसे, जितने भी नाइट्रोजनस बेस होंगे, नाइट्रोजनस बेस पे जितना भी आपका डीएनए होगा वो N15 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे N15 मीडिया का इस्तेमाल हुआ है। अब इन्होंने किया क्या कि जब बहुत सारे सेवरल जनरेशन के लिए यहाँ ग्रो कराया बैक्टीरिया को, तो फिर यहाँ से डीएनए निकाला और डीएनए निकाल कर इन्होंने क्या किया कि सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया। जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो आपको पता ही है कि यहाँ पे N15 का जो है डेंसिटी ज़्यादा है, जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ये सबसे नीचे आएगा। ये इसका बैंड यहाँ पे, ये डीएनए जाकर यहाँ पे इकट्ठा हुआ। अब इन्होंने क्या किया, इस सेल को उठाया और एक और मीडिया बनाया जिसमें N14 नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया, अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया। अब यहां से लिया, इसमें डाल दिया और सिर्फ एक जनरेशन ग्रो कराया। इसका मतलब 20 मिनट में डबल टाइम होता है इनका, ई कोलाई जो है 20 मिनट में डबल हो जाता है, तो एक जनरेशन। तो जब एक जनरेशन के लिए यहाँ पे ग्रो कराया गया, ग्रो होने के बाद उस बैक्टीरिया को ले लिया गया और उससे डीएनए निकाला गया। तो जो डीएनए निकाला इन्होंने, तो अब चूंकि इस्तेमाल हो रहा है N14, तो अब जितना भी डीएनए बनेगा उसमें N14, वहां पे जो नाइट्रोजनस बेस बनेंगे वहां पे N14 इन्वॉल्व होगा। तो जब इन्होंने इसका एक जनरेशन के लिए यहाँ पे ग्रो किया और इसका डीएनए निकाला, तो अब जो डीएनए यहाँ पे आया आपके पास, वो आया जब डीएनए, तो पहले तो N15 में ग्रो हुआ था, तो वहां पे इनको मिला क्या कि एक स्ट्रैंड जो बना N14 का और एक स्ट्रैंड जो बना वो N15 का। क्योंकि ये डबल जब सेपरेट होगा तो यहाँ पे आपका जो बनेगा डीएनए वो ऐसे ही बनेगा, दो, एक अलग होगा एक अलग होगा, तो दो कॉपी बन जाएगी। तो ये कैसे कहा कि एक N14 N15 है, वो आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये भी एक N14 हो गया और ये जो है N15 हो गया। फिर उन्होंने जो डीएनए यहाँ से निकाला उसको क्या किया, ये वापस से डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो जो पहले यहाँ पे आया था, अब जो ये किया इन्होंने, तो N15 N14 हाइब्रिड हो गया। तो हाइब्रिड का जो है ये मिडिल में इसका, यहाँ पे इसका डीएनए का एग्रीगेशन या बैंड इनको मिला। अब इन्होंने क्या किया कि वापस से जो एक जनरेशन के लिए ग्रो कराया, वापस से यहाँ से बैक्टीरिया लिया और इन्होंने फिर एक नए मीडियम में डाला जहाँ पे N14 का इस्तेमाल हुआ। फिर यहाँ पे इन्होंने ग्रो कराया। जब ग्रो कराया तो यहाँ से फिर डीएनए निकाला इन्होंने, डीएनए निकाला तो इनको अलग पैटर्न मिला थोड़ा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि
अब हम इस सिर्फ एक पार्ट को एग्जांपल ले लेते हैं। तो जब ये अलग होगा, तो जब अलग होंगे तो क्या होगा, एक N15 का होगा और एक जो स्ट्रैंड होगा, क्योंकि डीएनए जब रेप्लिकेशन होगा तो अलग अलग होंगे, तो अब जो इसका कंप्लीमेंट, ये तो N14 हो गया। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे N14 भी था, N14 भी था, तो अब ये अलग होंगे तो एक N15 आएगा। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, अब चूंकि ग्रो कर रही है बैक्टीरिया N14 में, तो यहाँ पे जो बनेगा स्ट्रैंड N14 का ही होगा। तो ये जो स्ट्रैंड बना N14 का हो गया, और ये एक स्ट्रैंड तो N14 है, तो जो इसका बनेगा वो भी N14 ही बनेगा। तो दूसरा जो स्ट्रैंड बनेगा N14 ही बनेगा। तो अब यहां से इन्होंने डीएनए निकाला और वापस से इसका क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो N14 का भी एक बैंड आएगा, चूंकि लाइट आइसोटोप है, और यहाँ पे N14 N15 दोनों है, तो ये हाइब्रिड हो गए, तो इनका भी एक बैंड पैटर्न आएगा जैसे यहाँ पे आया था। तो एक बैंड पैटर्न यहाँ पे बीच में भी आया, और चूंकि N14 ये दोनों स्ट्रैंड N14 के हैं, तो ये लाइट हो गए, तो ये इसके ऊपर ही यहाँ पे आए कहीं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक बार इस सेल को उठाकर वापस से इसमें डाला और एक जनरेशन के लिए और ग्रो कराया N14 में। तो जब N14 में इन्होंने ग्रो कराया, तो अब इस पैटर्न से आप समझिए कि जो इसमें ग्रो हुआ उसके दो बैंड आए, और जब इसी सेल को वापस इसमें डाला गया, ग्रो कराया गया, तो फिर देखा इन्होंने कि सेम पैटर्न आ रहा है। अब यहीं पे आप देख लीजिए कि अब इस वाले में तो दोनों N14 N15 भी है, यहाँ पे N14 है। जब N14 यहाँ पे अलग होगा तो दो ऐसे स्ट्रैंड N14 के आएंगे, इनका कंप्लीमेंट्री बनेगा, क्योंकि सेल जो ग्रो कर रही है वो N14 मीडिया में है, तो N14 N14 है, तो यहाँ पे जो कंप्लीमेंट्री बनेंगे सारे जो है N14 के आएंगे। लेकिन ये जो है आपका यहाँ पे एक N15 है, N14 है, जब ये अलग होंगे, ये जब अलग होंगे तो N15 तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, इसका कंप्लीमेंट्री बनेगा ऐसे, आपको N14 होगा ये। अब यहाँ पे जो ये स्ट्रैंड है N14 है, ये N14 ही बनाएगा, तो ये दोनों जो है N14 हो गए। फिर इस डीएनए को निकालने के बाद इन्होंने क्या किया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन में इनको क्या मिल रहा है कि ये जो N14 N15 वाले हैं वो तो यहाँ बीच में हर बार आ रहे हैं, और ये जो N14 वाला ही ऊपर आ रहा है। तो ये जो पैटर्न हमने देखा तो ये समझा कि जब पहले हमने सेंट्रीफ्यूज किया था तो N15 जो था वो नीचे आया था, और जब दोबारा इन्होंने किया तो दोनों का हाइब्रिड आया, तो यहाँ पे बीच में आया। अब जब इन्होंने और जनरेशन के लिए ग्रो कराया तो बार बार देख रहे हैं कि ये दो पैटर्न आ रहे हैं, एक N14 का आ रहा है और एक हाइब्रिड वाला N14 N15 का भी आ रहा है। और जब यहाँ पे समझने के लिए हम N15 का सिर्फ बना लें, तो अगर सिर्फ N15 आता तो एक अलग बात होती, सिर्फ N14 आता तो एक अलग बात होती, लेकिन यहाँ पे जो बीच में ये आ रहा है, यही जो है बता रहा है कि N14 N15 के बीच में जो आ रहा है वो N14 N15 का हाइब्रिड है। तो ये जो हाइब्रिड डीएनए है यही साबित करता है, यही प्रूफ करता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में होता है। चलिए ये देख लेते हैं कि अगर हम मान लें कि डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव मॉडल में होता है तो क्या होना चाहिए। कंजर्वेटिव मॉडल में क्या कहा गया है कि जो डीएनए होता है ये इसी का एग्जैक्ट कॉपी बनता है, एग्जैक्ट कॉपी बनता है। तो अगर ये N15 है, N15 है, तो जो एग्जैक्ट कॉपी बनेगा वो N15 ही बनेगा, क्योंकि N15 में ही ग्रो हो रहा है। तो सारे सेल तो N15 में बनेंगे, क्योंकि मीडिया हमारा N15 का है। तो जब इसको N14 में आप डालेंगे तो यहाँ पे डिस्पर्सिव मॉडल के हिसाब से क्या होगा कि जो N15 वाला है वो एज इट इज रहेगा, और उसका एग्जैक्ट कॉपी जो बनेगा वो N14 होगा। क्यों होगा? क्योंकि
कंजर्वेटिव मॉडल में यही बोला गया है कि जो मदर डीएनए वो इंटैक्ट रहेगा, उसका एग्जैक्ट कॉपी बनेगा। तो N15 में ग्रो किया हुआ सेल अब आपने N14 में बनाया, N14 में ग्रो कराया, तो यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो N15 का एग्जैक्ट कॉपी बनेगा। तो यहाँ पे आपको दो पैटर्न आने चाहिए। एक तो पैटर्न आना चाहिए यहाँ पे, एक आना चाहिए आपका N15 का और एक आना चाहिए N14 का, तब तो साबित होगा कि ये कंजर्वेटिव मॉडल में है। तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं मिला, यहाँ पे मिला कि आपको दोनों का मिक्स, इन केस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दोनों का आपको मिक्स मिला। तो यहाँ पे ये साबित होता है कि ये कंजर्वेटिव मॉडल में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। अगर ये डिस्पर्सिव मॉडल होता तो कुछ हिस्सा N15 का कुछ हिस्सा N14 का आता, तो ऐसे कुछ अलग पैटर्न आता। ये तीन पैटर्न नहीं आते, इस टाइप के पैटर्न नहीं आते, क्योंकि ये तो N15 का है, N15 का है, ये 14 प्लस 15 का है, ये आपका है N14 का। तो जब डिस्पर्सिव होता तो इन तीनों के अलावा कहीं और बैंड आता तो समझ में आता कि हाँ ये डिस्पर्सिव मॉडल है। तो इस तरीके से डिस्पर्सिव मॉडल भी फेल कर गया, कंजर्वेटिव मॉडल भी फेल कर गया और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ही इस्टेब्लिश हुआ। तो डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में होता है।